मैंने मस्जिद के पेशमाम मौलवी मुख्तार को दरवाजे की तरफ आते देखा। मैं फौरन रुक गया। मैंने सोचा कि मौलवी मुख्तार से पूछ लूं कि यहाँ मेरे दोस्त तो नहीं आए। मौलवी साहब नज़दीक आए। मैंने देखा वो कुछ गुस्से में है। मेरे सवाल करने से पहले ही बोले, जाओ घर, अभी हमारी नमाज हो रही है। उनके गुस्से से डर कर मैं वहां से भाग आया और सीधा अपने घर आकर सो गया। सुबह जब स्कूल जाने के लिए कैसर मेरे घर आया तो मैंने दरवाजे से निकलते ही उससे शिकायत की, यार तुम लोग अजीब हो, मुझे छोड़कर तुम लोग कहाँ चले गए थे? मुझे अगर साथ नहीं ले जाना था तो मुझसे चलने के लिए क्यों कहा था? कैसर मेरी बात सुनकर हैरान रह गया। बोला, फुरकान, हम लोग सुबह आए कब? मैं हमीद के घर गया, वो उठा ही नहीं। आवाज़ें दे देकर थक गया। उसके बाद राशिद के घर गया तो मालूम हुआ कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, रात को बुखार हो गया था। बस फिर मैं क्या करता, बोर हो गया, तुम्हारे घर भी ना आया और मैं जाकर खामोशी से सो गया। कैसर, झूठ मत बोलो। ये कहकर मैंने तफसील से पूरा वाक़या सुनाया और आखिर में कहा, मैंने लोगों को मस्जिद तक जाकर तलाश किया। खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा। चलो राशिद के घर चलो, वहां तुम्हें सब मालूम हो जाएगा। कैसर ठीक कह रहा था, उसने झूठ नहीं बोला था। उस बात की तस्दीक राशिद और जमील से मिलकर हो गई। अब मैं बड़ा परेशान हुआ कि वो लोग कौन थे जिनसे फजर के वक्त मेरी मुलाकात हुई थी। स्कूल से आकर मैंने खाना वाना खाया और फिर ज़ोहर की नमाज पढ़ने चला गया। मस्जिद पहुंचा तो वहां इमामत मोहल्ले के एक बुजुर्ग ने की। नमाज से फारिग होकर मैंने एक नमाजी से मौलवी मुख्तार के बारे में पूछा, मौलवी साहब कहाँ हैं? उस नमाजी ने बताया, मौलवी साहब बीमार हैं। बीमार हैं? मैंने हैरत से कहा, सुबह तो मैंने उन्हें मस्जिद में देखा था। सुबह तुमने कैसे मस्जिद में देख लिया जबकि वो सुबह मस्जिद आए नहीं? सुबह चौधरी साहब ने नमाज पढ़ाई थी। अब मैं बड़ा चकराया। मौलवी मुख्तार अगर मस्जिद नहीं आए तो सुबह मैंने किसको देखा था? उन्होंने बड़े गुस्से से कहा, जाओ घर, अभी हमारी नमाज हो रही है। तो वो नमाज किसकी हो रही थी? फुरकान मामू जब ये वाक़या सुनाकर खामोश हुए तो सबके चेहरे पर यह सवाल था कि वो नमाज किसकी हो रही थी। वो अगर लड़के नहीं थे तो फिर कौन थे? फुरकान मामू, वो कौन थे? अकबर ने पूछा। वो जिन थे। फुरकान मामू ने अपने गिर्द कंबल को अच्छी तरह लपेटते हुए कहा, इसका मतलब है मस्जिद में मौलवी मुख्तार की सूरत में जो शख्स आपके सामने आया वो भी जिन था? बेशक, क्योंकि मौलवी मुख्तार सुबह बीमार थे। वो घर से नमाज पढ़ाने के लिए निकले ही नहीं। फुरकान मामू ने कहा, क्या जिन भी नमाज पढ़ते हैं? अकबर ने पूछा। हाँ, क्यों नहीं, इंसानों की तरह जिन भी मुसलमान होते हैं, नमाज पढ़ते हैं। आपने बताया कि जब आप दरवाज़ा खोलकर अचानक बाहर आए तो आपने चू चा की आवाज़ें सुनी थी, वो क्या थी? अकबर ने सवाल किया। मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो जिनों की ज़बान थी। उनके बोलने का अंदाज बिल्कुल इसी तरह था जैसे कोई टेप को हाई स्पीड पर चला दिया जाए तो आवाज़ समझ में नहीं आती, बस चू चा की सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। फुरकान मामू ने कहा, अच्छा मामू, अब दूसरा वाक़या सुनाए। अकबर पुरशौक लहजे में बोला। दूसरा वाक़या यूनिवर्सिटी के ज़माने का है। फुरकान मामू ने कहना शुरू किया। उस वक्त हम नए नए यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए थे। हमारे घर से यूनिवर्सिटी कोई 1 मील के फासले पर होगी। हम उस वक्त पैदल आया जाया करते थे। साइकिल हमारे पास 1-2 साल के बाद आई। यूनिवर्सिटी से वापसी पर हमारी 4-5 लड़कों की टोली हुआ करती थी। हम रास्ते भर शरारतें करते आते। अलीगढ़ में नई बस्ती के नाम से एक मोहल्ला है, उसके पास एक मस्जिद थी। उस मस्जिद में एक तहखाना था। हम जब भी वहां से गुजरते तो मेरी ख्वाहिश होती कि मैं उस तहखाने के अंदर जाकर देखूं। एक दिन हम एक गिरगिट का पीछा करते करते मस्जिद के करीब पहुंच गए। गिरगिट तहखाने की रोशनदान में गायब हो गया। मैं अभी सोच ही रहा था कि तहखाने के अंदर जाऊं या ना जाऊं कि मुझे तहखाने की सीढ़ियों से बाहर आता सरवर नजर आया। उसने मुझे इशारे से बुलाकर कहा, आओ फुरकान, अंदर चलकर तहखाना देखोगे? हाँ, क्यों नहीं। ये कहकर मैं सरवर के पीछे चला जो अब वापस होकर सीढ़ियां उतर रहा था। दोपहर का वक्त था। तहखाने की इब्तदाई सीढ़ियों पर रोशनी थी।
मैं तेजी से सीढ़ियां उतरने लगा। जू जू मैं आगे बढ़ता, रोशनी गायब होती गई। सर्वर इतनी तेजी से सीढ़ियां उतर रहा था, मैं चाहता था कि इसे पकड़ लूं ताकि तहखाने में मुझे डर ना लगे। मैंने तहखाने की आखिरी सीढ़ी पर कदम रखा ही था कि मैंने अंदर कुछ साए से देखे। ये साए मुहराबों के दरमियान बैठे थे। जब मैं सीढ़ियां उतर रहा था तो मेरे कानों में आवाजें आ रही थी। अरे कौन आ रहा है? ये तो इंसान का बच्चा मालूम होता है। इसे कौन लाया है यहां? सर्वर का दूर तक पता न था। तहखाने में अंधेरा था, बस अंदर से आवाजें आ रही थी। अरे भागो यहां से, तुम्हारे साथी चले गए। फिर किसी ने कहा। यह आवाज सर्वर की हरगिज ना थी। अब अचानक मुझे एहसास हुआ कि कोई गड़बड़ है। मुझे बेहद डर लगा। मैं उल्टे पांव सीढ़ियां चढ़ने लगा। बाहर आकर देखा तो मेरे सारे साथी गायब थे। मैंने दौड़ लगाई लेकिन मुझे रास्ते में कोई ना मिला। यहां तक कि मेरा घर आ गया और फिर मैं घर में दाखिल हो गया। दूसरे दिन यूनिवर्सिटी पहुंचकर मैंने अपने साथियों से शिकायत की कि तुम लोग मुझे छोड़कर इतनी जल्दी गायब कहां हो गए थे। मेरी शिकायत सुनकर उन्होंने उल्टा मुझे डांटा और पूछा कि हम तो कितनी देर तक तुम्हारा इंतजार करते रहे, तुम खुद ही गायब हो गए थे। मैंने सर्वर से कहा, सर्वर मैं कहां गायब हुआ था? तुम तो मेरे साथ ही थे। तुम ही तो मुझे तहखाने में ले गए थे। सर्वर ने मेरी शक्ल देखी और हंसकर बोला, वाह भाई, मैं कब तुम्हें तहखाने में ले गया था? क्या मजाक कर रहे हो? सर्वर क्या तुम वो नहीं थे? तुम वो नहीं थे तो फिर वो कौन था जो मुझे तहखाने में ले गया था? कौन भाई, किसकी बात कर रहे हो? सर्वर ने पूछा। जवाब में मैंने अपने दोस्तों को सारी कहानी सुना दी। मेरी बात सुनकर सब परेशान हो गए और सब ने तय किया कि आइंदा वो इस मस्जिद के अहाते में नहीं जाएंगे। इस तहखाने में दरअसल जिन रहते थे। हम लोग रोजाना मस्जिद के करीब से गुजरते थे और कभी कभी मस्जिद के अंदर चले जाते थे। मैं जब अंदर जाता तो मेरे दिल में यह ख्वाहिश पैदा होती कि तहखाने को अंदर से देखूं। उस दिन भी जब हम गिरगिट के ताक़ुब में मस्जिद के अंदर चले गए तो मेरे दिल में यह ख्वाहिश मौजूद थी। बस उसी वक्त किसी जिन के बच्चे ने सर्वर की शक्ल इख्तियार कर ली और वो शरारती बच्चा भी मुझे अंदर ले गया। मामू फुरकान ने अपना किस्सा ख़त्म किया तो चंद लम्हों के लिए खामोशी छाई रही। बस गाड़ी चलने की आवाज़ें आ रही थी। लोगों के दिल धड़क रहे थे। कहते हैं कि जब भी किसी महफिल में जन्नत का जिक्र होता है तो वहाँ आसपास ही कोई जिन ज़रूर मौजूद होता है। हो सकता है ये बात सही ना हो, महज लोगों का ख्याल हो, लेकिन इस वक्त ये बात बिल्कुल सही थी। इस बोगी में जन्नत का जिक्र हो रहा था तो बराबर की बोगी में एक जिन मौजूद था। वो लंबा चौड़ा आदमी, कंबल ओढ़े, बड़ी खामोशी से गाड़ी के फर्श पर बैठा था। इस बोगी में टिकट कलेक्टर लोगों के टिकट चेक कर रहा था। टिकट चेक करते करते वो उस लंबे चौड़े आदमी के नज़दीक आया और बोला, अपना टिकट दिखाओ। उस लंबे चौड़े आदमी ने जैसे सुना ही नहीं। वो खामोशी से सर झुकाए बैठा रहा। तब कलेक्टर ने उसके कंबल का कोना पकड़कर हिलाया और कहा, भाई टिकट दिखाओ। अब उस लंबे चौड़े आदमी ने अपना सर उठाया और खाली खाली नजरों से टिकट कलेक्टर को दिखाया। जबान फिर भी ना हिलाई। मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जल्दी से टिकट दिखाओ। टिकट कलेक्टर ने जरा सख्त लहजा इख्तियार किया। टिकट? इस लंबे चौड़े आदमी ने बड़ी मासूमियत से पूछा। हाँ भाई टिकट। क्या तुमने कभी टिकट नहीं देखा? ना जी, मुझे तो नहीं मालूम कि टिकट क्या होता है। मैंने कभी नहीं देखा। जरा दिखाएं तो कैसा होता है टिकट? उसके लहजे में बड़ी मासूमियत थी। टिकट कलेक्टर को यह सुनकर भी गुस्सा आया और हंसी भी आई कि किस देहाती से पाला पड़ा है। उसने बराबर बैठे एक मुसाफिर से कहा, जिसका टिकट वो अभी चेक कर चुका था, जरा अपना टिकट इन्हें दिखाना। अब वो तफरीह के मूड में आ गया था। अच्छा जी। उस मुसाफिर ने अपनी जेब में हाथ डाला लेकिन टिकट ना था। फिर उस मुसाफिर ने अपनी सारी जेबें टटोल ली लेकिन टिकट ना मिला। पता नहीं जी किधर गया, अभी तो मैंने जेब में ही रखा था, मुसाफिर बोला। उस मुसाफिर से मायूस होकर टिकट कलेक्टर ने एक और मुसाफिर से कहा, आप अपना टिकट दिखाएं।
उस मुसाफिर ने भी अपनी जेबें टटोल ली, लेकिन टिकट उसे भी ना मिला। इस तरह एक एक करके टिकट कलेक्टर ने सब मुसाफिरों से पूछ डाला, लेकिन किसी की भी जेब से टिकट ना निकला। वो जिससे भी टिकट के लिए कहता, वो मुसाफिर बस अपनी जेबें टटोल कर रह जाता। फिर टिकट कलेक्टर को ख्याल आया कि उसकी जेब में भी कुछ टिकट पड़े हुए हैं। उसने जब अपनी जेब में हाथ डाला, फिर एक एक करके सबकी जेबें चेक कर डाली, लेकिन टिकट ना मिले। टिकट कलेक्टर की पेशानी पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। ऐसी सूरत हाल कभी पैदा ना हुई थी कि पूरी बोगी में एक मुसाफिर के पास भी टिकट ना था, जबकि कुछ देर पहले सबने अपने टिकट दिखाए थे। क्या हुआ जी, आपने मुझे टिकट दिखाया ही नहीं? उस लंबे चौड़े आदमी ने अपने चेहरे से कंबल हटाते हुए कहा। उसका चेहरा बिल्कुल किसी छिपकली की तरह जर्द था। टिकट कलेक्टर ने फौरन उसके चेहरे से अपनी नजरें हटा ली। उसका चेहरा देखकर जाने उसे क्यों खौफसा महसूस हुआ। ठहरो, मैं दूसरी बोगी से लेकर आता हूं, यह कहकर टिकट कलेक्टर दूसरी बोगी में चला गया। उसके जाने के बाद वो लंबा चौड़ा आदमी भी उठा और मुसाफिरों ने उसे दरवाजे की तरफ जाते हुए देखा। 5 मिनट के बाद वो टिकट कलेक्टर वापस आया। उसके हाथ में कई टिकट थे, लेकिन उस लंबे चौड़े आदमी की जगह खाली थी। किधर गया ये? टिकट कलेक्टर ने उसके करीब बैठे हुए मुसाफिर से पूछा। वो जी दरवाजे की तरफ गया था, उसने बताया। टिकट कलेक्टर दरवाजे की तरफ आया, वहां कोई ना था। उसने टॉयलेट का दरवाजा खोला, वहां भी कोई ना था। गाड़ी बड़ी तेज रफ्तार से चल रही थी। चलती गाड़ी से उतरने का सवाल ही पैदा ना होता था। टिकट कलेक्टर ने बराबर की बोगी में छान मारी, मगर वो कहीं नजर ना आया। टिकट कलेक्टर वापस आया। अब वो उस बोगी में आया जिसमें बारात सफर कर रही थी। वो बोगी इस बोगी से मोहल्क थी, जिसमें वो लंबा चौड़ा आदमी बैठा था। टिकट कलेक्टर ने सोचा कि हो सकता है वो पीछे वाली बोगी में ना गया हो, आगे वाली बोगी में गया हो। जब वो उस बारात वाली बोगी में आया तो मामू फुरकान अपना किस्सा ख़त्म कर चुके थे और सब दम बखुद बैठे थे। टिकट कलेक्टर ने उस लंबे चौड़े आदमी के बारे में उन लोगों से पूछा। नहीं जनाब, इधर कोई ऐसा आदमी नहीं आया। मामू फुरकान ने टिकट कलेक्टर को बताया। मेरी समझ में नहीं आता, वो इतनी सी देर में गायब कहाँ हो गया? क्यों, क्या हुआ? कोई ख़ास मसला हो गया? बड़ा ख़ास मसला है जनाब, मैं तो परेशान हो गया हूँ। टिकट कलेक्टर ने पढ़े लिखे आदमी देखकर सोचा कि उन लोगों को वो तफसील से उस आदमी के बारे में बताए। उन लोगों ने टिकट कलेक्टर को अपने दरमियान जगह दे दी। उसका किस्सा सुनकर सबके मुंह हैरत से खुले के खुले रह गए। आपने उसके साथ कोई बदसलूकी तो नहीं की? कुछ देर के बाद मामू फुरकान ने पूछा। नहीं, मैंने सिर्फ उससे टिकट मांगा था। जब उसने कहा कि कैसा होता है टिकट जरा दिखाओ, तो मैंने उसके बराबर वाले मुसाफिर से टिकट मांगा। फिर मैं पूरी बोगी के मुसाफिरों से टिकट मांगता चला गया, लेकिन किसी के पास टिकट ना मिला। हत्ता के जो टिकट मेरी जेब में पड़े हुए थे वो भी गायब हो गए। फिर आप एक दूसरी बोगी में टिकट लेने चले गए और जब वहां से टिकट लेकर आए तो आदमी गायब था। फुरकान मामू ने कहा, यह अच्छा हुआ कि आपने उसके साथ कोई बदसलूकी नहीं की थी, वरना मुश्किल में पड़ जाते। क्यों मामू, क्या हो जाता? इस मर्तबा अकबर बोला। जाने क्या हो जाता, फुरकान मामू बोले। मैं आपका मतलब नहीं समझा जी, टिकट कलेक्टर ने परेशान होकर पूछा। आपको अंदाजा है कि क्या हुआ है? वो कौन था? मामू फुरकान ने सवाल किया। नहीं जी, टिकट कलेक्टर ने कहा। वो जिन था, मामू फुरकान ने बड़े इत्मीनान से कहा। इस इंकशाफ पर सारे बारातियों को जैसे सांप सूंघ गया हो। टिकट कलेक्टर के जिस्म में अचानक सर्दी की लहर दौड़ गई। वो कपकपाने लगा। उसके मुंह से बामुश्किल निकला, जिन। फिर ये खबर तेजी से गाड़ी में फैल गई कि गाड़ी में जिन आ गया है। गाड़ी में जिन! इस खबर को जो भी सुनता कपकपा कर रह जाता। यह खबर एक मुसाफिर से दूसरे मुसाफिर, फिर बोगी से दूसरी बोगी में, यहाँ तक कि गाड़ी के गार्ड तक पहुँच गई। गाड़ी अपनी बर्क रफ्तारी से उड़ी जा रही थी। सर्दी ने और शिद्दत इख्तियार कर ली थी। इस जर्द आदमी को पूरी गाड़ी में तलाश किया गया, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। जितने मुसाफिर भी कंबल ओढ़े बैठे या लेटे थे, उन सब के चेहरे अच्छी तरह देख लिए गए थे,
लेकिन उस चिपकली जैसी रंगत वाले पुरसरार आदमी का कोई पता ना चला। रेलवे पुलिस का अमला जो उस गाड़ी के साथ चल रहा था, उसने टिकट कलेक्टर के साथ अच्छी तरह एक एक डब्बे, एक एक मुसाफिर चेक कर लिया था, लेकिन वो पुरसरार बंदा हाथ ना आया था। बारात वाली बोगी में खौफ और हरास फैला हुआ था। खवातीन गाना गाना भूल गई थीं और कंबलों और लिहाफों में घुसी एक दूसरे से चिमटी हुई थी। बोगी के दरवाजे तो बंद थे ही, अब वो दरवाजे भी बंद कर लिए गए थे जो एक बोगी को दूसरे बोगी से मिलाते थे। आधे घंटे के बाद एक बड़ा स्टेशन आने वाला था। लड़कों ने ताश खेलने बंद कर दिए और अब बिस्तरों में घुसे बैठे थे। रात के 3 बजे थे। गाड़ी किसी सनसनाती गोली की तरह उड़ी जा रही थी। राशिदा टॉयलेट जाने के लिए बेचैन हो रही थी। राशिदा दूल्हा अकबर की छोटी बहन थी। वो 20-22 साल की एक पुरकशिश लड़की थी। उसने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी मेरे साथ टॉयलेट चलें, मैं अकेली नहीं जा सकती, मुझे खौफ आ रहा है। अरे खौफ किस बात का? राशिदा की अम्मी ने उठते हुए कहा, ये मामू फुरकान को तो हर जगह जिन नजर आते हैं। लोग चांद पर पहुंच चुके हैं और हम लोग अभी तक जिन भूतों के चक्कर में पड़े हुए हैं। आओ मेरे साथ। राशिदा की अम्मी टॉयलेट तक उसके साथ गई। फिर उन्होंने टॉयलेट का दरवाज़ा खोला और बोली, जाओ। अम्मी आप भी यहीं खड़ी रहें, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर राशिदा टॉयलेट में दाखिल हो गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। दरवाज़ा बंद किए एक लम्हा भी ना हुआ था कि राशिदा बुरी तरह चीखती हुई टॉयलेट से निकल आई। राशिदा की चीख सुनकर अम्मी भी बदहवास हो गईं। उन्होंने आगे बढ़कर राशिदा को थाम लिया और परेशान होकर बोली, अरे क्या हुआ?